हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी, तो हम पढ़ रहे थे भैया सांद्रता इकाइयों के बारे में, है ना। तो सांद्रता इकाइयां वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसकी बात हम कर रहे थे। हमने ज्यादातर सांद्रता इकाइयां हमने देख ली है, केवल परसेंटेज और पीपीएम या पीपीबी कंसंट्रेशन टर्म जो है ना वही बाकी है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो देखो जरा कि सांद्रता इकाइयां, ये हमारा टॉपिक है, सांद्रता इकाइयां, है ना। और सांद्रता इकाइयों में भी अगर हम देखें तो हमने जो है मोलरता पढ़ ली है। मोलरता के बाद में जो है वो हमने एक तरीके से मोलरता के बाद में मोललता हमने देख ली, मोल भिन्न देख ली। तो प्रतिशतता की बातें हमें करनी है आज की क्लास में। तो प्रतिशतता, तो परसेंटेज देखो, प्रतिशतता क्या है ना। तीन तरीके की मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। एक तो होती है जिसको हम बोलते हैं भैया W/V परसेंटेज, ठीक है। इसको जो है वो आप भार बट्टे आयतन प्रतिशतता भी बोल सकते हो। भार बट्टे आयतन, W का मतलब भार होता है और V का मतलब आयतन। दूसरा होता है भैया हमारे पास W/W प्रतिशतता, ठीक है। इसको भार प्रतिशतता भी बोला जाता है, भार प्रतिशतता। और तीसरा जो है वो होता है भैया अपने पास V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज। इसको आयतन प्रतिशतता भी बोला जाता है, आयतन प्रतिशतता, ठीक है। ये हमारे पास जो वो तीन चीजें हैं। अब भैया समझने वाली बात यहां पर यह है कि भाई भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और भार बट्टे आयतन प्रतिशतता, तो मैंने याद रखने का तरीका ये बताया था कि जितनी भी सांद्रता इकाइयां अपने पास होती है उनमें ऊपर जो चीज लिखी जाती है वो हमेशा किसकी होती है, विलय की होती है। नीचे वाली चीज किसकी होती है, विलयन की होती है। केवल और केवल मोललता ही एकमात्र ऐसी सांद्रता इकाई है जिसमें नीचे विलय काम में आता है। बाकी सब में नीचे वाली चीज किसकी, विलयन की, ऊपर वाली चीज विलय की। तो भैया यहां पर भी ऐसा ही होगा। ऊपर जो है वो हमारे पास यहां पर क्या आएगा भैया, विलय का भार, है ना। और नीचे हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और गुणा क्या कर दो भैया, गुणा कर दो 100 इंटू 100। याद ये रखना है, अगर ये ग्राम में है तो ये आपको आयतन किस में लेना पड़ेगा भैया, ml में लेना पड़ेगा, ये याद रखना। और भाई देखो जरा कि प्रतिशतता अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्रतिशतता का मतलब ये होता है कि कोई चीज 100 में से कितनी है। कि मैं ये कहूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जो 20% W/V है, 20% W/V, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया 100 ml विलियन अगर है तो उसमें विलय का भार कितना है, केवल 20 ग्राम है, ठीक है। फिर भैया W/W, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास वही विलय का भार, विलय का भार। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, विलयन का भार, है ना। कि भाई W/W है तो ऊपर विलय का भार, नीचे विलयन का भार, गुणा 100 कर दो। अगर ऊपर ग्राम में तो नीचे भी ग्राम में, ऊपर केजी में है तो नीचे भी केजी में होना चाहिए। और V/V का मतलब ऊपर क्या आएगा, इस बार ऊपर आएगा भैया विलय का आयतन, विलय का आयतन। और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा विलयन का आयतन। V/V है ना तो दोनों तरफ आयतन लेना, विलयन का आयतन, है ना। और गुणा 100। ये याद रखना, मैं वापस से बोल देता हूं कि प्रतिशतता का मतलब क्या होता है, मतलब होता है भैया जी कि कोई भी चीज 100 में से कितनी है। और मतलब इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमें एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना होता है ना, तो ये मतलब खूब काम में आता है। ये जो है वो हमें काम में लेना है। अब देखिएगा कि भाई डायरेक्टली हम आते हैं कि यार क्वेश्चन अगर पूछता है यहां से तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। जैसे सिंपल सा जो है हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि मैंने आपको ये बोल दिया कि यदि 50 ग्राम यूरिया 600 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है, उपस्थित है, तो विलियन की W/V प्रतिशतता, प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कि भैया कंडीशन ऐसी है कि आपको क्या पूछ लिया, विलियन की W/V प्रतिशतता जो है वो आपसे पूछ ली है। 50 ग्राम यूरिया 600 ml विलियन में उपस्थित है, W/V परसेंटेज आपको पूछी है। तो आप देखो यार W/V परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। ऊपर तो हमारे पास क्या होता है जी, विलय का भार, विलय का भार, सिंपल सा काम है। नीचे हमारे पास क्या होता है भैया, नीचे होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। आयतन ml में लेना है, ये याद रखना। गुणा कर दो किससे, 100 से। तो भैया ये काम आप करोगे तो हमारे पास W/V आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, डायरेक्टली सारी चीजें दे रखी है। 50 ग्राम यूरिया विलय हो गया, विलयन का आयतन कितना हो गया 600, और ये गुणा कर दिया कितने से, 100 से। ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास ये आ गया भैया कितना, 25/3।
ये आ गया है ना, तो 8.33 आ जाएगा, 8.33% ये हो गया है ना। तो सिंपल सा काम है। तो आप ये देखो कि W/V या W/W या V/V, इनमें तीन चीजें होगी, विलय का भार होगा, विलयन का आयतन होगा, और इधर प्रतिशतता होगी। इन तीनों में से कोई भी दो चीजें आपके पास होगी, तीसरी चीज पूछ सकता है आपसे। तो सबसे सिंपल और आसान सवाल तो यहां से यही बनेगा कि तीन में से जो कोई भी दो चीजें आपके पास हो और तीसरी चीज जो है वो आपको क्या कर ले भैया, पूछ ले, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, सिंपल सा काम है भैया, आसान आसान से क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 5% ग्लूकोज, है ना, या 5% भार अनुसार ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज के जलीय विलयन के 1500 ml या 1500 ग्राम में, 1500 ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो कि आपको सबसे पहले क्या दिया है, आप ये देख लो कि गिवन ये है ना, कि गिवन ये है, आपको दे रखा है भैया 5% W/W एक्वस ग्लूकोज, जलीय ग्लूकोज दे रखा है, ये दे रखा है। तो सीधा सा काम है, जो भी वैल्यू है वो रख दो। तो 5% W/W, ऊपर आ जाएगा ग्लूकोज का भार, है ना, जो कि आपको ज्ञात करना है। ग्लूकोज का भार कितने ग्राम में ज्ञात करना है, तो भैया 1500 ग्राम विलियन का भार है टोटल। W/W भार अनुसार का मतलब W/W, 1500 ग्राम विलियन का भार है, गुणा कर दो कितने से, 100 से, ये कैंसिल हो गया। तो भैया ग्लूकोज का भार आ गया कितना, 15×5 = 75। तो ग्लूकोज का भार 75 ग्राम ग्लूकोज जो है वो उसमें उपस्थित है। तो वही बात है कि भाई जितनी भी सांद्रता इकाइयां हैं या जितनी भी प्रतिशतता सांद्रता इकाइयां हैं ना, प्रतिशत वाली, उन सब में जो है ना तीन चीजें होगी अपने पास। एक तो इधर परसेंटेज होगा, एक विलय के बारे में जानकारी, एक विलयन के बारे में जानकारी। तीन में से कोई दो चीजें आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, तीसरी चीज आपको पूछ लेगा। एक तो इस तरीके का सवाल यहां से पूछ सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वही कन्वर्जन वाला, कि एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलने वाला। तो कंसेप्ट मैंने आपको सीधा सा है, साफ साफ बता रखा है कि करना क्या है। बहुत ही आसान सा काम है। करना क्या है, केवल इतना करना है कि भैया जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो और जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे एक सवाल, एक क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं कि आपको यह बोल दिया कि 10% W/V NaOH के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये सवाल है जी, है ना। और ये आपको मैं बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन जो सेम ऐसा ही होगा, वो आपको करना है, ठीक है। और तरीका क्या है, तो तरीका मेरे भाई ये है कि जो दे रखा है सबसे पहले उसका मतलब लिखो, जो चीज दे रखी है उसका मतलब लिखो। तो आप देखो गिवन क्या है, मतलब लिखते ही आंसर आएगा। गिवन क्या है, 10% W/V एक्वस NaOH, यही है ना। तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, कि भाई 10% दे रखा है, यानी 100 में से कितना है, 10 है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, कि भैया देखो नीचे आयतन है, यानी 100 ml विलयन में NaOH का कितना ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा। तो इसका मतलब यह है 100 ml विलयन में, है ना, विलयन में NaOH का 10 ग्राम उपस्थित है, 10 ग्राम उपस्थित है। ये इसका मतलब है कि 100 ml में NaOH का कितना है जी, 10 ग्राम है, ठीक है। तभी तो जो है वो W/V कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो अब देखो जो दे रखा, अगर मान लो ये W/W होता तो मैं इसको कैसे लिखता कि 100 ग्राम विलयन में NaOH का 10 ग्राम है, फिर ऊपर भी भार नीचे भी भार, तो हम ग्राम में बोलते कि 100 ग्राम में। V/V होता तो मैं बोलता 100 ml विलयन में NaOH का 10 ml है ना। तो बस उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब लिखना। अब मोलरता आपसे पूछिए तो मोलरता बराबर दिया गया भार बट्टे अणुभार गुणा आयतन, अगर ml में हो विलयन का तो ऊपर क्या लगा दो, 1000 लगा दो। तो अब आप देखो विलय का भार NaOH का भार कितना आ गया जी, 10 आ गया, गुणा 1000। NaOH का अणुभार हमें पता ही है कितना होता है जी, 40, और विलयन का आयतन कितना आ गया, 100 आ गया। भैया जी ये कैंसिल हुआ अपने पास सारा, तो ये आ जाएगा 2.5 मोलर। क्लियर है बात, सिंपल सा काम है।
सीधा सा काम है। अब एक चीज और देख लो यहीं पर कि भैया आप इसको देखो जरा कि ये डायरेक्ट काम में आएगा आपके, कि भाई जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना वहां पर ये चीज काम में आती है, ये यहां पर भी आ सकती है। एक चीज नोटिस करना कि भैया हमारे पास जो है ना, अगर मैं बात करूं या यूं कहो कि ये जो चीज है, ठीक है, कि इसको देखना ध्यान से, ये वाली चीज है ना, इसको आप ध्यान से देखो, x बाई वी। x क्या है? x हमारे पास है भैया, एक तरीके से आप बोल सकते हो किसका आयतन, x जो है ना वो है हमारे पास, आप बोल सकते हो ये x बाई वी। x जो है वो अपने पास है विलय का भार, और v क्या है? v है भैया विलयन का आयतन। तो विलय का भार बट्टे विलयन का आयतन, विलय का भार बट्टे विलयन का आयतन, ये जो चीज है ना ये क्या है? ये W बाई वी तो है, और क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो नीचे आयतन हमेशा कितना होगा? आयतन तो भैया हमेशा कितना होगा? 100 होगा, और आयतन 100 होगा तो ये W बाई वी, और 100 से जो हमें ये पता है ये 100 कैंसिल। तो आप देखो ये तो हो गया W बाई वी, और 100 से 100 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा कितना? ऊपर 10 बचा। तो यहां पर जो है वो मैं यूं बोलूंगा कि हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, x बाई वी मोलरता बराबर, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं भैया W बाई वी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है डायरेक्टली किसके बीच में? W बाई वी और मोलरता के बीच में, जो कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि भैया कई बार डायरेक्टली कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है हमें, है ना। तो भाई देखो ये क्वेश्चन W बाई वी डायरेक्टली ऐसे भी हो सकता है, W बाई वी रखो कितना? 10, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 40 आ गया। तो हमारे पास जो उतना ही आएगा जितना यहाँ पर आया है। क्लियर है बात? तो ये एक मोलरता और फिर W बाई वी में डायरेक्टली रिलेशन एक क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूँ, ये आपको करना है सेम इसी मेथड से, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जैसे सेम टू सेम मैंने दे दिया 10%। अब इस बार जो है ना W बाई W दिया है, भार प्रतिशतता दी है 10% W बाई W, NaOH के जलीय विलयन की आपको पूछ ली भैया मोललता ज्ञात कीजिए, स्मॉल m पूछ लिया, मोललता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास कंडीशन है कि भाई 10% W बाई वी, अब स्मॉल m आपको निकालना है मोललता। तरीका क्या है? तो मेरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, तरीका एक ही है हमारे पास कि जो चीज सबसे पहले दे रखी है उसका मतलब लिखो, और जो चीज पूछ रखी है उसका फॉर्मूला लिखो। तो दे क्या रखा है? गिवन क्या है? 10% है, W बाई W है, NaOH है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। तो भैया इसका मतलब है 10 ग्राम NaOH अब कितने ग्राम में? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। अगर ये मतलब लिखना अगर आपको आ गया ना तो बस आधा काम हो गया। अब तो आपको क्या बताना है? स्मॉल m बताना है, मोललता बतानी है। तो स्मॉल m निकालने का तरीका क्या होता है जी? वही दिया गया भार बट्टे अणुभार और नीचे W ग्राम। अब ये जो W ग्राम होता है ये किसका भार होता है मेरे भाई? ये विलायक का भार होता है। और ऊपर क्या आ जाएगा? अगर ग्राम में ले रखा है तो ऊपर 1000 लगा दो, सिंपल सा काम है। तो भैया मुझे बताओ स्मॉल m मैं कैसे निकालूंगा? x विलय का भार कितना? 10, अणुभार कितना? 40, और W विलायक का भार। अब आप देखो जरा कि यहां विलायक का भार कितना आएगा, सोच समझ के मुझे बताओ विलायक का भार में कितना लिखूं? विलायक का भार भैया पूरे विलयन का भार कितना है? 100, और 100 में से विलय का भार कितना है? 10, तो विलायक का भार कितना बचा? 90 ग्राम। यानी मैं यहां 90 ग्राम रखूंगा। ये ऊपर आ गया 1000, ये कैंसिल हुआ, जो भी कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दो, तो आंसर आएगा 100/36। ये आंसर है ना। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो प्रतिशतता से भी अगर आपको कोई भी सांद्रता इकाई पूछे, जो चीज दे रखी है ना, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? उसका मतलब लिखो। जो चीज दे रखी है उसका मतलब पहले आपको लिखना है। क्लियर है बात? तो ये हुई भैया एक बात कि हमने प्रतिशतता से क्या निकाल लिया भैया? एक मोलरता भी कन्वर्ट कर ली, और प्रतिशतता से हम मोललता भी निकाल सकते हैं। उल्टा भी आपको पूछ सकता है कि भाई मोललता से प्रतिशतता पूछ ले, तो वही जो दे रखा है उसका मतलब लिखो, जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखो। हर तरीके का क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी भैया बाकी सारी चीजें, क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कैसा बन सकता है, वो आपकी प्रैक्टिस पर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा शार्पनेस जो है वो आएगी। ठीक है, तो चलो जी, ये हुई एक बात किसकी? प्रतिशतता की। अब यहां से जो है ना, एक बार एक क्वेश्चन आया नीट में, है ना, और क्वेश्चन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सांद्रता इकाइयों को कई बार आपस में मिक्स करके बाद में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक सवाल लेते हैं, जैसे
क्वेश्चन जो एग्जैक्टली डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी तरीके का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादातर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। कई बार आपके टीचर ने क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस करी होगी या बताई भी होगी, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चे अक्सर आते हैं ये सेम सवाल पूछने के लिए। जैसे भैया 63%, ठीक है, HNO3 विलियन, 63% HNO3 विलियन का कितना भार 0.2 मोलर 100 ml या 0.2 मोलर 250 ml HNO3 विलियन बनाने के लिए उपयोगी होगा। अब ये सवाल है भैया, ठीक है। अब ये सवाल ही समझ में नहीं आता, लेकिन सेम इसी लैंग्वेज का, इसी तरीके का क्वेश्चन जो वो नीट में पूछा गया है ना। अब ये क्वेश्चन क्या है, आप ये समझो कि हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना कौन सा, 0.2 मोलर 250 ml HNO3। मुझे ये विलियन बनाना है, और ये विलियन बनाने के लिए आपको HNO3 की जरूरत पड़ेगी कि HNO3 को पानी में मिला के मोलरता इतनी करनी है। तो पहले आप ये पता करो कि यार ये HNO3 बनाने के लिए मुझे शुद्ध HNO3 कितना चाहिए। तो देखो जरा कि भैया मोलरता बराबर मेरे पास विलय का भार बट्टे अणुभार है ना, और गुणा विलियन का आयतन ml में हो तो ऊपर मैं कितना लगाऊंगा, 1000 लगाऊंगा। मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.2 मोलर 250 ml HNO3 विलियन बनाने के लिए मुझे HNO3 के कितने भार की आवश्यकता है। तो आप देखो मोलरता करनी है 0.2, ये HNO3 का मान लो x ग्राम चाहिए, 1000 ग्राम। अणुभार जो हो कितना है HNO3 का, 63 है। और वॉल्यूम कितना है भैया, वॉल्यूम है अपने पास कितना, 250 ml। ये कैंसिल हुआ है ना, कितनी बार जाएगा जी, 4 बार जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 63 गुणा 0.2 डिवाइड बाय कितना, 4 है ना। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि 63/20 ग्राम। चेक कर लो जरा, है ना। आप सोचो जरा कि अगर मेरे पास शुद्ध HNO3, एक कटोरी है, उस कटोरी में मैंने इतना HNO3 ले रखा है 63/20 ग्राम, यानी कि 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये जितना भी आ जाएगा है ना, 63, 62 का आधा कितना होता है 31, तो 3.15 ग्राम लगभग है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं, यह आया 3.15 ग्राम, ठीक है। तो अब आप सोचो जरा कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक कटोरी है, उस कटोरी में हमारे पास HNO3 है, कितना है, 3.15 ग्राम HNO3 है ना। और आप ये समझना कि भाई अगर मुझे ये करना है कि 0.2 मोलर 250 ml HNO3 अगर मुझे प्रिपेयर करना है, तो HNO3 होना कितना चाहिए, 3.15 ग्राम के। कहने का मतलब मैंने 3.15 ग्राम HNO3 ले रखा है, शुद्ध HNO3, और इसको जो है पानी में मिलाया, 250 ml जो है सोल्यूशन तैयार किया, तो मोलरता कितनी आएगी, 0.2 मोलर आएगी। अब आपसे पूछा ये नहीं, आंसर जो है वो 3.15 नहीं है, आंसर कुछ अलग। आपको ये बोल रहा है कि ये जो HNO3 हमारे पास है ना, कि भैया मेरे ये जो HNO3 अपने पास है, ठीक है, इस HNO3 का जो सोर्स है ना, जो स्रोत है, वो क्या है, वो है भैया 63% HNO3 है, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि मुझे इस 63% HNO3 विलियन का कितना भार मैं काम में लूं, ताकि हम ये वाला HNO3 से बना सके, या फिर ये वाला HNO3 हम बना सके। आप ये समझना कि ये सवाल ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें जो 1000 रुपये दिए, ठीक है, समझना थोड़ा सा, मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिए, आप कहोगे सर लाओ पहले दो, ये काम तो पहले करो, है ना। तो 1000 रुपये मैंने आपको दिए, और 1000 रुपये में मैं ये कहता हूं कि केवल 10 रुपये ही असली है। 1000 में काम की चीज कितनी है, 10 रुपये, बाकी 990 रुपया जो है वो नकली है। 1000 में काम की चीज कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है, कि 1000 में से काम की चीज कितनी, 10 रुपये, बाकी सारा जो 990 रुपये नकली है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस 1000 रुपये की वैल्यू कितनी है, तो इस 1000 रुपये की वैल्यू तो कितनी है, 10 रुपये ही है। कि भाई ये 1000 रुपये अगर आप मार्केट में लेके जाओगे तो 1000 रुपये में कितना सामान आएगा, जितना 10 रुपये जितना आता है उतना ही आएगा। आप कहोगे कि सर आप तो दो, चलाने का काम हमारा है ना। ऐसा नहीं है। तो आप ये समझना कि भाई 1000 रुपये मैंने दिए, आप मार्केट में जाओ, 10 रुपये असली थे, तो 10 रुपये का मैक्सिमम उसमें सामान आ सकता है, 990 रुपये तो कचरा है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं आपको इस तरह के जो 1000 रुपये, मैं आपको इस तरह के कितने नोट दूं ताकि आपके पास टोटल वैल्यू 100 रुपये हो जाए।
समझ रहे हो बात को, कि मैं आपको ऐसे कितने रुपए दूं ताकि आपके पास ये वाली वैल्यू शो हो जाए। तो आप कहोगे कि सर 10,000 रुपए नकली दोगे तो हमारे पास 100 रुपए असली पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि भैया हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है ना, कि भाई जिसमें 63% HNO3 है, HNO3 विलियन है, और आपको यह बोलना चाहता है कि इस विलियन का मैं कितना भार लूं कि उसमें 3.15 ग्राम शुद्ध HNO3 हो। सवाल यह है, तो आपको यह बताना है कि इस 63% HNO3 विलियन का मैं कितना लूं ताकि उसमें शुद्ध HNO3 कितना हो, 3.15 हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब लिखता हूं, मैं बोलूंगा 63 ग्राम HNO3 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। ठीक है जी, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 1 ग्राम HNO3 शुद्ध HNO3 है ना, 1 ग्राम HNO3 कितने ग्राम विलियन में होगा, 100/63 ग्राम विलियन में होगा। तो मुझे तो कितना चाहिए, मुझे तो 3.15 ग्राम HNO3 चाहिए, शुद्ध HNO3 चाहिए। तो 3.15 ग्राम शुद्ध HNO3 कितने विलियन में होगा, तो 100/63 गुणा इसको कर दो कितना, 3.15। ये लो जी, खत्म बात, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 5 ग्राम। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा भैया, 5 ग्राम आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये ही अपना आंसर है। अब आप पूरे क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि पूरे क्वेश्चन का भाव क्या है, कि मीनिंग ये है कि आपको ये बोल रहा है कि मैं 63% HNO3 विलियन का कितना भार लूं ताकि उस HNO3 से जो भी शुद्ध HNO3 आपको मिले, उस HNO3 विलियन से मैं 0.2 मोलर 250 ml HNO3 बना सकूं। तो आप समझो कि आपको इसका 5 ग्राम लेना पड़ेगा। इसका अगर 5 ग्राम लोगे तो उसमें शुद्ध HNO3 कितना होगा, उसमें शुद्ध HNO3 केवल 3.15 होगा, बाकी का सारा कचरा है, वो काम का नहीं है। और ये 5 ग्राम जब 250 ml में मिलाओगे ना, तब HNO3 की मोलरता कितनी आएगी, 0.2 मोलर आएगी। ये सवाल था, और ये ऐसा ही क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, डेटा इसी के सिमिलर सा था, लेकिन सेम ये ही लैंग्वेज का क्वेश्चन इसी तरीके से आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो भैया ये परसेंटेज की, भाई परसेंटेज वही बात है कि जो सांद्रता इकाइयों का जो परिवर्तन वाला जो कंसेप्ट है ना, कि जहां आपको एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो, ऐसे क्वेश्चन जो हो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, है ना, और यहां पर आपको क्या करना है, जैसे मान लो मोललता आपको दे रखी है और भार प्रतिशतता आपको पूछ ली। एक सवाल हमने पीछे किया था अभी कि 10% W/W NaOH के विलयन की मोललता, है ना। ये तो W/W से मोललता ज्ञात करता। अब ये भी हो सकता है मोललता से W/W पूछ ले, जैसे आपको बोल दिया कि यूरिया के 0.2 मोलल, स्मॉल m दे रखा है ना, विलियन में यूरिया की भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो भैया जी कंडीशन ये है, आपको कुछ भी पूछे, है ना, कि जब भी एक सांद्रता इकाई को दूसरे में बदलना हो तो जो चीज दे रखी है सबसे पहले उसका मतलब लिखोगे। तो गिवन क्या है जी, गिवन ये है 0.2 मोलल, है ना, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन। आप कहोगे सर एक्वस तो दे ही नहीं रखा है। मेरे भाई कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है तो हमें एक्वस ही मानना होता है। इसका मतलब क्या है, मोललता की परिभाषा क्या बताई थी कि भैया 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या है, मोललता है। तो यहां पर मैं ये बोलूंगा, इसका मतलब यह है कि 1 kg जल में यूरिया के, है ना, कितने मोल है, यूरिया के 0.2 मोल उपस्थित है, मोल उपस्थित है। ठीक है जी, ये एक कंडीशन है। अब आपको तो भार प्रतिशतता पूछी है, तो W/W परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाली चीज विलय की, तो ऊपर तो आएगा क्या, विलय का भार, विलय का भार। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा जी विलियन का भार। याद रखिएगा, पूरे विलियन का भार मुझे यहां रखना है और गुणा कर दो कितने से, 100 से। अब देखना जरा समझना, सबसे पहले विलय का भार, यूरिया का भार। तो यूरिया का भार तो मेरे पास कितना आएगा भैया, यूरिया के 1 मोल का भार होता है कितना, 60, तो 0.2 मोल का भार कितना, 12 ग्राम। ये तो यूरिया का भार। अब मुझे चाहिए विलियन का भार, तो विलियन का भार कितना आएगा, विलियन के भार के लिए विलय का भार तो कितना, 12,
और भैया यहाँ पर जो है वो विलायक का भार कितना है, 1000 ग्राम है, तो ये टोटल आ जाएगा कितना, 1012 ग्राम। ठीक, तो ये मैं यहाँ पर रखूंगा, तो W/W 12 डिवाइड बाय कितना, 1012, और ये गुणा कर दो इसको कितने से, 100 से, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास वही 15% के आसपास। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, यही अपना आंसर है। तो इस तरीके से जो है वो हमें क्या करना है जी, सांद्रता इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। एक यहीं पर जो हो एक चीज और हम देख लेते हैं भैया, जो पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, पीपीएम पीपीबी, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगली सांद्रता इकाई है अपने पास पीपीएम, पीपीएम है ना, इसको हम बोलते हैं जी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसे परसेंटेज होता है, ठीक है, ऐसे ही जो मैं पीपीबी भी लिख देता हूं, पीपीएम पीपीबी। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो भैया यहां पर जो है वो अगर हम देखें पीपीएम या पीपीबी जो सांद्रता इकाइयां हैं, अब इनमें क्या करना आपको, बहुत ही आसान सा सिंपल सा काम है ना। जैसे प्रतिशतता का मतलब, मोलविन का मतलब मैंने बताया था कोई चीज 1 में से कितनी है, फिर इसके बाद प्रतिशतता का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज 100 में से कितनी है। ऐसे ही पीपीएम, पीपीएम का मतलब कोई चीज 1 मिलियन में से यानी 10 लाख में से कितनी है ना, 10 की घात 6 में से कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे कि पीपीएम बोल देंगे। तो पीपीएम भी जैसे परसेंटेज 3 तरीके का होता है, वैसे पीपीएम भी 3 तरीके का होता है। W/W पीपीएम हो सकता है जी, ठीक है, फिर जो है वो अपने पास W/V पीपीएम हो सकता है जी, है ना, फिर एक हमारे पास V/V पीपीएम हो सकता है जी, है ना। इसका मतलब क्या होगा भैया, इसका मतलब हमारे पास ऊपर तो आएगा क्या, विलय का भार, वही सेम विलय का भार, नीचे हमारे पास क्या आएगा जी, नीचे आएगा हमारे पास विलयन का भार, विलयन का भार, और अब आ जाएगा गुणा 10 की घात कितना, 6। 10 लाख में से कोई चीज कितनी है, वो पीपीएम होता है। और वही बात, भार अगर ग्राम में ले रहे हो तो नीचे आयतन जो है वो किस में आएगा, फिर एमएल में आएगा। जैसे यहां पर ये आ गया अपने पास क्या, विलय का भार, विलय का भार, नीचे हमारे पास क्या आएगा भैया, यहां पर विलयन का, इस बार विलयन का आयतन, और गुणा कर दो इसको कितने से, वही 10 की घात 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा। यहां पर देखो ऊपर क्या आएगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन, नीचे क्या आएगा भैया अपने पास, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और गुणा कर दो इसको भी कितने से, 10 की घात 6 से। और अगर पीपीबी की बात कर रहे हैं तो सेम टू सेम, ऐसा कैसा है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, तो वही 3 तरीके का भैया, W/W इंटू कर दो बस 10 की घात 9, है ना, यहाँ पर W/V इंटू कर दो 10 की घात 9, है ना, और यहां पर आ जाएगा V/V और इंटू कर दो 10 की घात कितना, 9। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस यहां नहीं है। ठीक, अब काम में कब लेना है भैया, ये पीपीएम और पीपीबी, ये जो सांद्रता इकाइयां होती है ना, ये आपको ये ध्यान में रखना है, हम जनरली तब काम में लेते हैं जब विलयन के सापेक्ष विलय की मात्रा बहुत कम हो, है ना। ये मैं पहले लिख देता हूं, बाद में इसको आपको समझाता हूं कि भैया पीपीएम, एक और पीपीटी भी होता है ना, पीपीएम या पीपीबी सांद्रता इकाइयां, सांद्रता इकाइयां सामान्यतः तब काम में ली जाती है, काम में ली जाती है जब, ठीक है, यह हम तब काम में लेते हैं जब विलय की मात्रा, जब विलयन के सापेक्ष, विलयन के सापेक्ष विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम हो, है ना। कि भाई जैसे मान लो मेरे पास 1000 लीटर जो है वो पानी है, और 1000 लीटर पानी में मैंने 1 ग्राम नमक घोल रखा है, तो 1000 लीटर के सापेक्ष 1 ग्राम क्या है, बहुत ही कम है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो हम ये पीपीएम पीपीबी सांद्रता इकाइयां काम में लेते हैं। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे एक क्वेश्चन इस पर हम करते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास कंडीशन है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 10,000 लीटर विलयन में उपस्थित है, उपस्थित है। तो विलयन के लिए W/V प्रतिशतता,
प्रतिशतता तथा विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन है भैया, आपको विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करनी है और प्रतिशतता तो निकालनी है ना। बहुत ही सिंपल सा आसान सा काम है। देखो जी क्या करेंगे, है ना, कि सबसे पहले तो प्रतिशतता निकालनी है, तो W/V परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो आता है जी विलय का भार, विलय कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे आता है भैया विलयन का आयतन 10,000 लीटर गुणा 100। लेकिन मैंने कहा आयतन जो हम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, वो ml में लिखेंगे। अगर भार ऊपर ग्राम में है तो नीचे आयतन ml में होना चाहिए। तो यहाँ जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ भैया, आंसर आया 10⁻⁴%, 0.0001%। ठीक है। अब आप देखो परसेंटेज में मात्रा बहुत कम आ रही है और हमें पता है कि जहां पर हम छोटी क्वांटिटी, छोटी राशियों के साथ गणनाएं अगर करते हैं तो वहां पर प्रतिशत एरर या प्रतिशत त्रुटि की संभावनाएं उतनी ज्यादा होती है। तो हमें एक बड़ी सांद्रता इकाई की जरूरत है और वो है W/V। अब देखिएगा ppm में मैं क्या करूंगा, ऊपर तो विलय का भार, नीचे विलयन का आयतन, और आयतन वही किसमें, ml में, ऊपर ग्राम में तो नीचे ml में। टोटल आयतन देखो कितना आएगा, 4 3 7 10⁻7 और गुणा कर दो 10⁻⁶ कितने से, 6 से, है ना, क्योंकि ppm का मतलब 10⁻6 होता है, ये कैंसिल हुआ, है ना, तो ये आया 1 ppm। ये लो जी, सांद्रता कितनी है, 1 ppm है। सिंपल सा, सीधा सा, आसान सा काम है ना। एक और क्वेश्चन इस पर मैं लेता हूं, तो देखिएगा जरा कि क्वेश्चन ऐसा है, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 20% ग्लूकोज के W/V विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, ठीक है, कि भैया 20% है और ग्लूकोज का है सॉल्यूशन और इसकी कंसंट्रेशन आपको किस में बतानी है, ppm में बतानी है। सिंपल सा आसान सा काम, सबसे पहले वही बात, एक सांद्रता इकाई को दूसरी सांद्रता इकाई में बदलना हो, जो चीज गिवन है उसका मतलब पहले लिखोगे। गिवन क्या है, 20% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है। ये तो इसका मतलब होगा ना। चलो भैया, मतलब तो हमने लिख दिया। अब मुझे तो क्या करना है, W/V ppm बताना है ना, तो W/V ppm। अब ये निकालने का तरीका, ऊपर तो क्या आता है जी, ऊपर तो आता है विलय का भार, तो विलय का भार कितना, 20, नीचे आता है विलयन का आयतन, है ना, तो विलयन का आयतन कितना आया, 100, गुणा कर दो किससे, 10⁻6 से, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा कितना, 2 × 10⁵ ppm। ये लो, ppm में सांद्रता इतनी आएगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो हो सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ये है आपका सांद्रता इकाइयों वाला पार्ट। इसके अलावा कुछ अपने पास अलग कंसंट्रेशन टर्म्स भी होती है, जैसे नॉर्मलता की बात मैंने कहा वहां पर रेडॉक्स में कर रखी है, आप जाके लेक्चर देख सकते हो। H2O2 की सांद्रता वो भी वहां पर रेडॉक्स में मैंने बता रखा है, ओलियम हो गया, ये सारी चीजें जो है मैंने ऑलरेडी बता रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। रेडॉक्स वाला जो टॉपिक है वहां पर आप इसको पढ़ सकते हो, बाइलिंगुअल मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट यहां पर कई बार वो पूछ लेता है कि भैया कुछ सांद्रता इकाइयां ऐसी होती है जो ताप पर निर्भर करती है और कुछ सांद्रता इकाइयां ऐसी जो ताप पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये चीज जो है ना नीट में भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो यहां याद ये रखना है कि वे सांद्रता इकाइयां या आयतन युक्त सांद्रता इकाइयां, ठीक है, कि भाई जिनमें भी आयतन आता है, आयतन युक्त सांद्रता इकाइयां ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है।
ठीक है, कि भैया आयतन युक्त सांद्रता इकाइयां जो है वो ताप पर निर्भर करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मोलरता कैपिटल एम है, नॉर्मलता स्मॉल एन, फॉर्मलता है ना, फॉर्मलता में आयतन आता है, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है, फॉर्मलता हो गया। फिर हमारे पास जो है W/V हो गया, V/V हो गया, ये सारे के सारे जितनी भी है ना, ये सारी की सारी ताप पर निर्भर करेगी। याद रखना, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है, कौन सी ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो भैया जिनमें भी आयतन नहीं आता है ना, आयतन रहित सांद्रता इकाइयां, रहित सांद्रता इकाइयां, तो आयतन रहित सांद्रता इकाइयां जो होती है ना, ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो भैया जो आयतन वाली है वो तो ताप पर निर्भर करती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्मॉल एम मोललता हो गई है ना, मोल भिन्न हो गई, W/W प्रतिशतता हो गई है ना, तो ये सारी की सारी जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। और भैया जिसमें भी आयतन आता है वो ताप पर निर्भर करती है, आयतन नहीं आता वो ताप पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है ना। तो ये है भैया अपने पास सांद्रता इकाइयां, मोल कंसेप्ट का कैलकुलेटिव पोर्शन सारा कंप्लीट है। एक छोटा सा पॉइंट और है, रासायनिक संयोजन के नियम, वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं और इस टॉपिक को जो है फिर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है रासायनिक संयोजन के नियम। देखो जी कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या पॉइंट है। केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंपल सा काम है। 2-3 हमारे पास नियम है, जिनमें एक तो हम पढ़ भी चुके हैं ईडियोमेट्री में, गेलुसेका गेशीय आयतन का नियम, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। डायरेक्टली मैं आता हूं, सबसे पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो भैया जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। ठीक है, क्या होता है, जैसा नाम वैसा ही काम, आपको आता भी होगा। किसने दिया था भैया, गिवन बाय लेवोशियर, है ना। ठीक है, तो लेवोशियर ने जो है सबसे पहले ये दिया था। और लेवोशियर क्या कहता है, लेवोशियर बहुत ही सिंपल सी सीधी सी बात करता है कि भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब जो टोटल मास है ना, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना टोटल भार क्रियाकारकों का है उतना ही टोटल भार किसका है, उत्पादों का है। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो मैं लिख दूंगा, इस नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, तथा न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कि भाई जो द्रव्यमान है वो हमेशा संरक्षित रहता है ना। क्रियाकारकों का कुल भार, आप इसको यूं लिख दो, है ना, क्रियाकारकों का कुल भार, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, उत्पादों के कुल भार के, उत्पादों का कुल भार। ये भैया हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। सीधा सा सिंपल सा काम है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए, इसको एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। वैसे तो हर केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ अंडरस्टूड होती है। मान लो CaCO3 है, इसको हमने हीट किया तो क्या बना, CaO बना, है ना। इसको हमने हीट किया तो क्या बना, CaO बना, और साथ में क्या बना जी, CO2 बना। अब आप देखो कि अगर मैं बात करूं इसके मोल कितने हैं, तो इसका मोल 1, इसका 1, इसका भी 1। स्टोइकियोमेट्री यही कहती है
क्या अभिक्रिया की रस समीकरण मिति क्या कहती कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनेगा, और इसके 1 मोल का भार अगर मैं भार निकालूं ना तो इसके 1 मोल का भार कितना होता है 100 ग्राम अणु भार के बराबर। इसके 1 मोल का भार कितना 56 ग्राम और इसके 1 मोल का भार कितना 44 ग्राम। आप दोनों को जोड़ो टोटल, ये भी कितना आएगा 100 ग्राम आएगा। तो जितना क्रियाकारक है उतना ही उत्पाद है। ये अब याद रखना, रिएक्शन चाहे बैलेंस हो चाहे बैलेंस ना हो, अभिक्रिया चाहे संतुलित हो चाहे संतुलित ना हो, हमें यह पता होना चाहिए कि जितना क्रियाकारक है उतना ही भार में टोटल जो है क्या होगा उत्पाद होगा। क्वेश्चन यहां से जो हो, देखो एक क्वेश्चन हालांकि मैंने पहले करवा दिया आपको ये क्वेश्चन, फिर भी मैं बताता हूं। देखो जरा कि आपको ये बोला है कि 100 kg एथीन, 100 kg एथीन के बहुलीकरण या बहुलकीकरण से प्राप्त, ठीक है, पॉलीथीन का कुल भार ज्ञात कीजिए। जैसे ये सवाल है, ठीक है ना, कि टोटल मास जो है वो आपको बताना है 100 kg से कितना बनेगा। तो सिंपल सा सीधा सा काम है भैया। देखो जरा, एथीन ये होता है अपने पास, इसके n मॉलिक्यूल आए और इनका क्या करवा दिया हमने, बहुलकीकरण करवाया। तो बहुलकीकरण करवाया तो इसका बहुलीकरण से ये बहुलक, ये होता है पॉलीथीन, ठीक है, ये होता है भैया पॉलीथीन, और ये क्या है, ये हमारे पास है एथीन, ठीक है। तो अगर इसका आपको 100 kg दे रखा है तो इसका भी कितना होगा 100 kg होगा। ये आंसर है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना टोटल क्रियाकारक लोगे उतना ही टोटल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये है अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो नियम है ना, यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, निश्चित संगठन का नियम, है ना। तो निश्चित संगठन का नियम, निश्चित संगठन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो भैया ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या निश्चित संगठन का नियम क्या होता है, किसने दिया, प्राउट ने दिया था सबसे पहले, तो गिवन बाय प्राउट, ठीक है। तो भैया जी ये प्राउट ने निश्चित संगठन का नियम दिया था। क्या होता है, तो प्राउट सीधी सी बात करता है, प्राउट ये कहता है कि भैया कोई कंपाउंड है, तो किसी कंपाउंड में जो भी उसके एलिमेंट्स है ना, उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और वो जो रेशियो है वो ना तो कंपाउंड के प्राप्ति स्रोत पर निर्भर करता है, ना ही कंपाउंड के बनाने के मेथड पर निर्भर करता है। पहले मैं इसको लिख देता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि भाई इसके अनुसार है ना, किसी यौगिक का रासायनिक संगठन यौगिक के प्राप्ति स्रोत या यौगिक के बनाने की विधि, पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। कि भाई कोई भी कंपाउंड है तो उसका केमिकल कंपोजिशन ना तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कहां से आपने उसको कलेक्ट किया है, ना ही इस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन से आपने उसको बनाया है, विधि पर निर्भर नहीं करता, यह सदैव नियत रहता है ना। जैसे आप ये समझो कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास H2 है, जल, ठीक है। अब भैया पानी है तो पानी का जो संगठन है वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का परमाणु। या फिर यूं बोल दो कि भार अनुपात में 1:8, कि भाई 2 तो हाइड्रोजन का 16 ऑक्सीजन का, तो 1:8, तो भार अनुपात क्या 1:8 रहता है। तो अब आप पानी को चाहे कहीं से कलेक्ट कर लो, आप किसी नदी से पानी ले आओ, झरने से पानी ले आओ, आप अपने घर से ले आओ, आप अपनी कोचिंग से ले लो, है ना, समुद्र का पानी, कहीं से भी किसी भी स्रोत से पानी ले आओ आप, फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना।
फॉर्मूला सेम है तो संगठन भी सेम है। या फिर भैया पानी है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन है, NaCl और साथ में क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, H2O बन रहा है। दूसरी हमारे पास मान लो ये रिएक्शन है H2 + ½ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू पानी। यहाँ जो पानी बनेगा और यहाँ जो पानी बनेगा एक ही बात है, संगठन दोनों का यहाँ पर भी सेम 1:8 1:8। तो यही क्या होता है जी, निश्चित संगठन का नियम होता है या निश्चित अनुपात का नियम होता है ना। तो एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा कि भैया पानी, ठीक है, H2O का संगठन, ठीक है, प्राप्ति स्रोत तथा निर्माण की विधि। ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी कोई भी कंपाउंड हो सकता है, विधि पर निर्भर नहीं करता। अर्थात जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात जो है ना, भार का अनुपात सदैव कितना होता है, तो ये सदैव 1:8 होता है। ये हमारे पास जो है वो हो गया क्या, एक तरीके से निश्चित संगठन का नियम। आई होप मेरी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो अगला है अपने पास, तीसरा है जी गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है इसमें कंफ्यूजन रहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। और भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दिया था किसने भैया जी, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी है, गैसीय आयतन का नियम, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, पहले मैं इसको लिख देता हूं। अच्छा, एक और है गुणित अनुपात के बाद में, एक और होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये 3 ही नियम आपको पढ़ने, और चौथा हो गया अपने पास गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, तो आप समझो जरा कि भैया गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। तो डाल्टन जो है ना, वो ये कहता है, देखना कि यदि दो तत्व आपस में मिलकर क्या, दो अपने पास एलिमेंट है, ठीक है, और दोनों आपस में मिलकर दो या दो से अधिक, ठीक है, यौगिक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो यदि सभी यौगिकों में किसी एक तत्व का भार निश्चित कर दिया जाए, ठीक है, निश्चित कर दिया जाए, तो दूसरे तत्व का वह भार जो प्रथम तत्व के निश्चित भार के साथ जुड़ेगा, निश्चित भार के साथ जुड़ता है, सभी यौगिकों में सरल अनुपात में होगा। ये हमारे पास कंडीशन है कि भैया दूसरे तत्व का वो भार जो सभी में जो है वो एक तरीके से आप ये बोलोगे कि निश्चित भार के साथ जुड़ता है, तो सरल अनुपात में। ये ऐसे लैंग्वेज से जो है वो कभी समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 तत्व है, और दोनों तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से ज्यादा यौगिक बना रहे हैं। मान लो दोनों मिलकर एक तो H2O बना रहे हैं, एक दोनों मिलकर H2O2 बना रहे हैं, ठीक है। अब इनमें आप देखो, इनका भार देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम। किसी एक को क्या कर दो, दोनों में सेम कर दो, सेम फिक्स कर दो। जैसे यहां हाइड्रोजन का भार दोनों में क्या है, फिक्स है, सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, ये हमने फिक्स कर दिया।
तो अब ऑक्सीजन का वो भार जो कि हाइड्रोजन के इस फिक्स भार के साथ जुड़ेगा वो सरल अनुपात में होगा। तो आप देखो यहां जो है वो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 के साथ 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 के साथ इसको फिक्स कर दिया। तो भैया दोनों में ऑक्सीजन के भार का अनुपात देखो, ऑक्सीजन के भार का अनुपात, तो ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के भार का अनुपात 16:32 आ रहा है। कहने का मतलब 1:2, ये एक सरल अनुपात है। तो यही हमारे पास क्या है जी, एक तरीके से गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब दो कंपाउंडर आपस में मिलकर मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं, दो एलिमेंट मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं। ये है भैया अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर एक तो CO बनाते हैं, एक CO2 बनाते हैं, दो तत्व है आपस में मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं ना। तो यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन का भार चेक करता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, किसी एक को फिक्स कर दो। ये हमने जो इस एक को फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया, दोनों में बराबर कर दिया। अगर फिक्स नहीं है तो फिक्स करेंगे, वो भी अभी बात करते हैं कैसे करते हैं। इसको फिक्स कर दिया तो आप देखो ऑक्सीजन के भार का अनुपात, भार का अनुपात देख लो कितना आ रहा है भैया, 16:32, वही आ रहा है कितना, 1:2। ये भी क्या है, सरल अनुपात। जरूरी नहीं है 1:2 ही आए, कितना भी आ सकता है ना। ये भी क्या है, सरल अनुपात है। ठीक है, इसी में हम एक एग्जांपल और देखते हैं, देखना जरा। ऐसा ही है कि जैसे भैया मेरे पास जो एग्जांपल है वो ये है ना, कि जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कई अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक बना लिया भैया N2O, एक आ गया अपने पास N2O2, एक आ गया जी N2O3, है ना, एक हमारे पास आ गया N2O4 और एक हमारे पास आ गया मान लो N2O5। ऐसे करके जो 4-5 अलग अलग ऑक्साइड बना रहे हैं। अब इनमें जो है ये लागू होगा, देखो कैसे होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं भार देखूं, नाइट्रोजन का कितना 28, ऑक्सीजन का कितना 16, ये 28, ये कितना 32, 28, ये कितना 48, ये 28, ये कितना, ये जो है वो हो गया 60, ये 28 और ये कितना हो गया अपने पास 48 और 64 और ये हो गया कितना 80, है ना। तो अब वही बात कि यहाँ किसी एक को निश्चित करना है, किसी एक को फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ नाइट्रोजन को क्या कर दिया जी, फिक्स कर दिया। ये नाइट्रोजन अपना फिक्स्ड है। ठीक, नाइट्रोजन फिक्स किया। तो अब ऑक्सीजन के भार का अनुपात देखो आप, ऑक्सीजन के भार का अनुपात। तो ऑक्सीजन के भार का अनुपात जो है ये हमारे पास है कितना, 16:32:48:64:80। तो बोले तो 1:2:3:4 और ये आया कितना 5। ये देखो ज़रा एक क्या है, ये एक सरल अनुपात आ रहा है। ये ही होता है भैया गुणित अनुपात का नियम। सिंपल सा आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब वैसे तो जो ये कंप्लीट है ना। इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, चलो दो छोटे छोटे पॉइंट और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है अपने पास इसी में चौथा, अवोगाद्रो की परिकल्पना, या चलो व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी हम पढ़ लेते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, है ना। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और व्युत्क्रम अनुपात का नियम इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं। गिवन बाय, किसने दिया था भैया, तो ये सबसे पहले दिया था रिचर ने, रिचर। ठीक है, तो रिचर ने ये दिया था, गुणित अनुपात के जैसा ही है, थोड़ा सा उससे अलग है। क्या है, तो आप ये समझना कि भाई इसको हम ऐसे ही समझेंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 तत्व होंगे। जैसे अभी तक जो है वो हमने 2 तत्वों की बात करी थी कि यहाँ पर तो जो है वो क्या है, कंडीशन ऐसी है कि 2 तत्व है आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं। अब हमारे पास 3 तत्व होंगे, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 तत्व है ना। और 3 तत्व मिलकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो है हमें पता है CO2 बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, CH4 बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जो है वो H2O बनाते हैं। तो अब ये कहता है कि इनमें अगर आप क्या कर दो भैया जी, किसी एक तत्व का भार जो है फिक्स कर दो। मैं इसको इसी फॉर्म में बताऊंगा, कुछ लिखवाऊंगा नहीं, कि जैसे यहाँ कार्बन का भार कितना है 12, ऑक्सीजन का भार कितना है 32, यहाँ कार्बन का भार कितना है 12, हाइड्रोजन का भार कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में हमने कार्बन को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया। इन दोनों में
कार्बन को निश्चित कर दिया, निश्चित करने पर कार्बन दोनों में बराबर है। तो आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या आया, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात। तो आप सोचो कि ये भार का अनुपात क्या आ रहा है, 4:32, बोले तो 1:8 आ रहा है ना। तो अब ये नियम ये कहता है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर यौगिक बनाएंगे तो यहां पर भी भार का अनुपात 1:8 ही होगा, जैसे दोनों मिलकर H2O बना लिए। अब H2O में देखो आप 2 अनुपात कितना है, 16 है, बोले तो 1:8 है। तो ये कहता है कि भैया 2 तत्व है या 3 तत्व है अपने पास, तीनों मिलकर 3 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो किन्हीं 2 यौगिकों में आपको किसी एक तत्व का भार निश्चित करना है, तो दूसरे तत्व का वो जो अनुपात होगा ना, जो निश्चित भार के साथ जुड़ रहा है, तो जब दोनों तत्व, ये दोनों तत्व आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें दोनों का अनुपात क्या आएगा, समान ही आएगा। आप ये वापस से देखो जरा, थोड़ा अजीब है लेकिन सिंपल सा है, आसान है, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें हम समझ सकते हैं कि मान लो सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर मान लो SO2 बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर मान लो H2O बना रहे हैं। तो अब किसको फिक्स करूंगा, ऑक्सीजन को फिक्स करूंगा, ऑक्सीजन को निश्चित करने पर। तो आप देखो ऑक्सीजन को अगर मैं निश्चित करता हूं, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का भी कितना है 32, यहां हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो आप समझो जरा कि यहां ऑक्सीजन का 32 है, यहां ऑक्सीजन का 16 है, 16 ग्राम 2 के साथ जुड़ रहा है, तो 32 ग्राम कितने के साथ जुड़ेगा, 4 के साथ। निश्चित करना ना, यहां 32 तो यहां पर भी 32 करना है, तो 16 2 के साथ जुड़ेगा, तो इसका 32 कितने के साथ जुड़ेगा, 4 के साथ जुड़ेगा, ऐसा ही है। तो भैया आप देखो सल्फर तथा हाइड्रोजन के भार का अनुपात, तो ये अनुपात आपको कितना मिल रहा है, ये अनुपात मिल रहा है भैया 32:4, यानी कि वही 8:1। तो अब ये कहता है कि जब ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाएंगे ना, तो उसमें भी यही अनुपात होगा। दोनों मिलकर मान लो H2S बना लिए, तो यहाँ ये 2 है, यहाँ ये कितना है जी 32 है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी, है ना। और अगर लागू नहीं हो रही है तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लागू हो। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, निम्न में से किस युग्म पर गुणित अनुपात का नियम लागू होगा, किस पर नहीं होगा लागू। जैसे चेक करते हैं, अगर मान लो H2O2 के साथ करें तो ये लागू होता है कि नहीं होता है, तो ये लागू हो जाएगा। अब देखो ज़रा कि इसका 32 इसके 2 के साथ जुड़ता है, तो अब आप देखो ज़रा कि अगर ऑक्सीजन को निश्चित कर दिया तो इनके भार का अनुपात आ रहा है 32:2, बोले तो 16:1। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो भी अनुपात यही आएगा, वो देखो ज़रा वही आ रहा है 1:16। ये सल्फर और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और सल्फर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लागू होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्न में से किस युग्म पर गुणित अनुपात का नियम लागू होता है, निम्न में से किस युग्म पर गुणित अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। तो CO2, H2O और CH4 पर लागू होता है ना। SO2, H2S और H2O2 पर लागू हो सकता है, SO2, H2S और H2O पर लागू नहीं होगा, SO3, H2S और H2O2 पर लागू नहीं होगा। इस तरीके से जो आपको ध्यान में रखना है। इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसकी बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर गुणित अनुपात को समझना है, गुणित का मतलब मल्टीपल, तो अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझना है तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे कंपाउंड, कि 2 तत्व आपस में मिलकर बहुत सारे कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं। तत्व 2 ही होंगे, कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा होंगे। यहां पर हमारे पास 3 तत्व होंगे, है ना, और कंपाउंड भी 3 होंगे, ठीक है। लास्ट एक और हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये गैसियस स्टेट का है, लेकिन यहीं पर हम इसको पढ़ के खत्म करते हैं। 5वां देखो जरा, अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो की परिकल्पना देखो भैया, अवोगाद्रो क्या कहता है ना, कि भाई हमने PV बराबर nRT पढ़ रखा है। तो अवोगाद्रो ये कहता है कि हमारे पास 2 गैसें हैं, ठीक है, कि भाई हम ये बोलते हैं इसमें अवोगाद्रो के अनुसार या इसके अनुसार समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी
संख्या भी समान होती है। ठीक है, तो भैया ये हमारे पास कंडीशन है कि दो गैसें हैं, उनका ताप समान कर दिया। आप खुद सोचो कि जैसे PV बराबर nRT है, ठीक है, अब बोल रहा है समान ताप और दाब पर, दाब समान कर दिया, दाब सेम कर दिया दोनों का, टेम्परेचर भी सेम कर दिया, और आयतन समान आयतन में, तो आयतन भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो अब बचा क्या, R तो वैसे भी सेम है, तो बचा क्या, मोल। तो मोल भी क्या होगा, समान होगा। मोल समान होगा तो अणु अपने आप समान आ जाएंगे। जैसे हमारे पास कंडीशन ये है कि ये कंटेनर है, मान लो इसमें है कोई गैस A, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें है जी गैस B। मान लो ये प्रेशर P है, टेम्परेचर T, प्रेशर P टेम्परेचर T, ये भी V वॉल्यूम है, ये भी V वॉल्यूम है ना। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये सारी चीजें P V T तीनों चीजें सेम कर दी तो दोनों में मोल भी बराबर होंगे। तो मैं बोलूंगा भैया गैस A में कुल मोल ये बराबर होगा किसके, गैस B में कुल मोल। ठीक है, ये है। अगर मोल बराबर है तो मैं बोलूंगा अणुओं की संख्या भी क्या आएगी, बराबर है। तो मैं बोलूंगा कि गैस A में कुल अणु बराबर गैस B में कुल अणु। ठीक है, अगर भाई अणु बराबर है तो मुझे बताओ, एक लाइन और लिख रहा हूं कि ये सही है कि गलत है। तो यहां पर मैं लिखूंगा गैस A में कुल परमाणु, गैस B में कुल परमाणु। मुझे बताओ क्या ये सही है कि गलत है ना, कि भाई परमाणुओं की संख्या भी बराबर आए। तो भैया ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये सही तब होगा कि यदि परमाणुकता समान हो, परमाणुकता समान हो। ठीक है, कैसे, कि भैया मान लो एक कंटेनर में हमारे पास O2 है, दूसरे कंटेनर में O3 है, तब तो होगा नहीं कि भाई मान लो 1 मोल O2 1 मोल O3, तो मोल बराबर है, अणु भी बराबर है Na, लेकिन परमाणु यहां कितने होंगे 2Na, और यहां परमाणु कितने होंगे 3Na होंगे। तो भैया अगर परमाणुकता अलग अलग है तब तो तीसरा पॉइंट लगा ले। लेकिन मान लो यहां O3 की जगह H2 है, 1 मोल O2 1 मोल H2, मोल बराबर, अणु भी बराबर, तो परमाणु भी बराबर है 2Na, यहां पर भी कितना होगा 2Na होगा, है ना। तो भैया ये चीज लागू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो की परिकल्पना बोलते हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं यहां पर लिखूं तो देखो जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको दे दिया 1.6 ग्राम CH4 है, STP पर है। एक और कंटेनर है और इसमें आपको दे दिया 1.6 ग्राम O2 है, ये भी STP पर है। तो बोला आपको निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है ना। जैसे पहला आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ CH4 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ O2, दूसरा आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ CH4 इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ O2, तीसरा आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ CH4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2, चौथा आपको दे दिया नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। अब बताओ जरा क्या होना चाहिए, है ना। भैया देखो ये भी STP है, ये भी STP है, वॉल्यूम पूछा है, जरूरी नहीं है वॉल्यूम बराबर होगा। भैया वो कंडीशन ऐसी थी कि तीनों में आयतन समान है तो मोल बराबर है। अब मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कि कहां पर मोल कितना होगा। तो इसमें मोल देखो CH4 का मोल कितना, 1.6 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा 0.1। यहां पर मैं मोल देखूं O2 का तो 1.6 डिवाइड बाय कितना आएगा 32, ऐसा ही है, तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, चेक करो जरा कि भैया हमारे पास यहाँ पर 0.05, इसके मोल कम है, इसके मोल ज़्यादा है, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका आयतन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा जी, CH4, है ना। तो ये है भैया हमारे पास एक तरीके से मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में सारी चीज़ें जो है वो हमने देख ली है। और अब किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में तो आप मेंशन कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर कोई भी लेक्चर दोबारा देखना हो, सारे लेक्चर यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मोल कंप्लीट है, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी ही ज़्यादा चैप्टर में शार्पनेस आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। खूब ध्यान रखिए अपना, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। यहाँ से अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।